गर्मी में गरीब बहू की घास की रसोई का सामान। सुनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। तुझे शर्म नहीं आई धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए? मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरा ही खुद का सिक्का खोटा है। भैया भाभी तो फिर भी पराए घर से हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी, जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है? जयेश, तुम्हारे घर वाले कितना मेलो ड्रामा करते हैं। इनको जल्दी से घर से निकालो। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल देती हूँ। सुनीता धक्के मारकर अपनी सास और पूरे परिवार को घर से निकालने लगती है। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, खुद से पहले हमेशा आपको आगे रखा। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी बुरी हैं। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इज्जत के साथ इस घर से निकाल रही हो, वरना भूल गई कि मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर है। झूठे केस में पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। अब जेल में चक्की नहीं पीसनी है तो चुपचाप यहाँ से खुद ही निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता जयेश पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, पूरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इधर उधर जा सकें, इसलिए सामने ही खाली एक ज़मीन पर पूरा परिवार एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है। कलावती, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो हमारे ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया? क्या करें हम, कहाँ जाएं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। माँ जी, पिताजी, संभालिए अपने आप को। वैसे ही आप लोगों की तबीयत खराब है, इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, हम कब तक इस तरह पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि एक किराए का घर ले सकूं। अब लगता है यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आसपास काफी सारी सूखी घास पड़ी थी। अनिकेत इस घास से अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, तो वहीं शालिनी अब अपने सास के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। माँ, ये सूखी घास की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे सर पर छत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़ी दोपहर में धूप में खड़े हैं। हाँ माँ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आदिति, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब जब तक तुम्हारे भैया को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, चार पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। पूरा परिवार अब इस घास की झोपड़ी में गुजारा करने लगता है, जहां एक तरफ अमीर जेठानी, जिसने धोखाधड़ी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और खुद बड़े से घर में ऐशो आराम से एसी की ठंडी हवा में रह रही थी, तो वहीं ये पूरा परिवार गर्मी में इस घास की झोपड़ी में मर रहा था। माँ जी, ये कैसा मिट्टी का चूल्हा बनाया था हमने, देखिए ना, 4 दिन चला और 5वें दिन टूट गया। अब बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से घर में 4 बर्तन भी नहीं है। इस रसोई में किस तरह काम करूं? कोई भी सामान नहीं है यहाँ। बहू, मैं जानती हूँ शुरुआत से तुझे भरी पूरी रसोई मिली थी, हर काम बटन दबाते हो जाता था, लेकिन क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मिट्टी का चूल्हा टूट जाने की वजह से अब शालिनी आसपास से ईंट को इकट्ठा करती है और उस पर खाना बनाती है। शालिनी की रसोई में गिन चुनकर 4 बर्तन और एक चूल्हा था। मसाला पीसने तक के लिए शालिनी के पास एक सिलबट्टा तक नहीं था। शालिनी बाहर पड़े पत्थरों पर ही मसाला पीसा करती थी और कभी कभी तो इससे शालिनी के हाथों में काफी जलन भी होती। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी है, ऊपर से हाथों की जलन। अदिति, सच कहूँ तो मैं गर्मी में इस तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी एक दिन देखना पड़ेगा। भाभी, अब क्या ही कर सकते हैं। आप तो फिर भी रसोई को लेकर परेशान हो, लेकिन पता है इस सूखी घास पर सोकर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे तो पीठ पर दाने निकल आए हैं, ऊपर से सुमित को भी लू लग गई है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है और भैया को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है हमें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। शालिनी हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपनी सास का एक पोटला मिलता है। शालिनी जैसे ही उस पोटली को उठाती है तो उसे वो काफी भारी बक्सा होता है। शालिनी जब उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकलता है। ये बक्सा कैसा है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। शालिनी उस बक्से को देख ही रही होती है कि तभी कलावती आती है। माँ जी, ये बक्सा किसका है और ये यहाँ कैसे आया? ये बक्सा तो
मुझे तेरी दादी सास ने दिया था। जब सुनीता हमें घर से निकाल रही थी तो मैंने जल्दी से ये बक्सा अपने साथ ले लिया था। मुझे नहीं पता इस बक्से में क्या है और आज तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं। माँ जी, क्या पता इस बक्से के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारे काम आ जाए। हो तो सकता है, एक काम करो, तोड़ दो इस ताले को। शालिनी आसपास से पत्थर उठाती है और जैसे उस ताले को तोड़कर बक्सा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं बल्कि एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर हरी घास उगी थी। ये देख। माँ जी, ये तो वही घास है जो नवरात्रि में लोग उगाते हैं। भला इस घास का हमें क्या काम, और इतने सालों से ये घास इस बक्से में आपने संभाल कर रखी है। भला कोई इस घास को क्यों ही संभाल कर रखेगा। ये तो बिल्कुल सूखी हुई घास है, मैं तो इसे फेंक रही हूँ। शालिनी उस घास को फेंकने ही जा रही होती है कि तभी उस घास में से जादुई आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत फेंको। माँ जी, मेरे कान बज रहे हैं कि आवाज सच में इस घास के अंदर से आई है। मैं जादुई घास हूँ, ये आवाज मुझ में से ही आई है, मुझे मत फेंको। क्या कहा तुमने? तुम जादुई घास हो? हाँ, मैं जादुई घास हूँ। मेरे पास काफी सारा जादू है। आप लोग मुझसे जो चाहे बना सकते हैं। मैं आपके हर काम आ सकती हूँ। बस आप मुझे ले जाकर मामूली घास पर रख दीजिए, तो वो सारी घास भी जादुई घास में बदल जाएगी और फिर आप जो चाहें वो बना सकते हैं। शालिनी घास की बात मानकर जैसे ही उसको मामूली घास पर रखती है तो वो मामूली घास अचानक से चमक उठती है और वो सारी घास जादुई घास में बदल जाती है। जब ये सारी बात घर के बाकी परिवार को पता चलती है। भाभी, जब इस जादुई घास ने कहा कि हम उससे जो चाहे बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी जरूरत का सामान बनाए, घर, फ्रिज, कूलर और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी रसोई का सामान। मैं भी यही सोच रही हूँ अदिति। असलियत का ना सही, लेकिन कम से कम घास का तो हमारे पास सामान होगा। सबसे पहले पूरा परिवार भर भर के ढेर सारी घास को तोड़ता है और अब उन घास से सबसे पहले रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है जिसमें बड़े बड़े 4 कमरे, हॉल और अलग से एक रसोई घर भी होता है। हमारी ये जादुई घास का घर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सुंदर भी है। हम बस घर ही बनाएंगे। नहीं सुमित, अभी तो हम ढेर सारा सामान बनाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो सबसे पहले कूलर और एसी बनाते हैं और साथ में बेड और सोफा भी। घर की जरूरत का सामान बनाने के बाद अब शालिनी अपनी घास की रसोई में आती है और अब उस जादुई घास से सबसे पहले अपने लिए एक घास का चूल्हा बनाती है। सोचा नहीं था कि अपने इन हाथों से घास का चूल्हा बनाऊंगी। ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ। वैसे मेरा घास का चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, अब सबसे पहले फ्रिज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिक्सर बनाना है और ढेर सारे बर्तन भी तो बनाने हैं। काफी सारा काम है। शालिनी अपनी सास और नंद को बुलाती है अब और उनकी मदद से रसोई का सारा सामान घास से बनाती है। एक छोटे चम्मच से लेकर बड़े चूल्हे तक सब कुछ घास का बना होता है और वो पूरा परिवार इस गर्मी के मौसम में भी बिना पैसों के आराम से रह रहा था। तो वहीं शालिनी इस परिवार पर नजर रखती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ वो जादुई घास की वजह से हुआ है। शालिनी वो जादुई घास का मिट्टी का बर्तन हॉल में टेबल पर रखा था। सुनीता चुपके से उसके घर में घुस जाती है और जादुई घास का मिट्टी का बर्तन उठाकर फटाफट भागते हुए अपने घर आती है। जादुई घास हाथ लगने के बावजूद भी इन बेवकूफों ने सब कुछ घास का बनाया। दिमाग नहीं है इन लोगों में, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ऐ जादुई घास, मेरे पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदल दो, हर एक चीज सोने की बना दो। इस औरत में तो काफी ज्यादा लालच है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादुई घास अपना जादू दिखाता है और सुनीता के पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदलने की बजाय सूखी घास के घर में बदल देता है, जिसे देख सुनीता काफी तेज चिल्लाती है। सुनीता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार भाग कर आता है। हे भगवान सुनीता, ये सब क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ देर पहले एक बड़ा सा घर था और अब ये सूखी घास का घर कहाँ से आया? मैंने तुम्हारी जादुई घास को चुराया और इसे अपने घर को सोने के घर में बदलने के लिए कहा, लेकिन देखो ना इसने क्या कर दिया। ये लालच का नतीजा है। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ ऐसा ही रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने भी ये सब किया तो तुम्हारे और हम लोगों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जादुई घास, तुम पहले की तरह इस घर को कर दो। वो जादुई घास अपना जादू दिखाता है और फिर से शालिनी का घर पहले ही जैसा बन जाता है। ये सब देख शालिनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है।
मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगी। आप लोग वापस पहले की तरह हमारे साथ आ जाइए, जैसे हम रहा करते थे वैसे ही एक साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। सुनीता, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हम अपने घास के घर में काफी खुश हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अब उनके घास के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सुनीता जयेश के पास आज सब कुछ था। उसके बावजूद भी सुनीता और जयेश आज अपने परिवार और उनके प्यार के लिए तरस रहे थे। अब गरीब परिवार अपने घास के रसोई में आराम से हंसी खुशी रहते हैं। बस इंसानी मोहल्ले में चुड़ैल का भूतिया बंगला। कल इस आलिशान बंगले को खरीदने के लिए कुछ लोग आएंगे और खबरदार जो किसी ने उन्हें इस बंगले के बारे में कुछ भी बताया। इंसानी मोहल्ले में खड़े सरिता, ललिता, गीता, पिंकी, गोपाल आपस में बातें करते हैं। पता नहीं ये सेठ जी कब तक पैसों के लालच में ये भूतिया बंगला मासूम इंसानों को बेचते रहेंगे। अरे हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम किसी को कुछ भी बताकर अपने इंसानी मोहल्ले के लोगों का जीना हराम करें। अरे जो जी में आता है वो करो, हमें क्या। अगले दिन मोहल्ले में गौतम नाम का लड़का अपनी पत्नी निधि के साथ आता है। देख रही हो निधि, इस पूरे मोहल्ले में हमारे जैसा बंगला किसी का नहीं है। कितना खूबसूरत और आलीशान बंगला खरीदा है हमने। हाँ सही कह रही हो गौतम, पर एक बार इस आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ लेते हैं ना कि वो बंगला कैसा है। तभी वहां से निशा और पिंकी गुजर रही होती हैं। सुनिए जरा इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए, क्या बात करनी थी। वो दरअसल इस मोहल्ले के उस तरफ जो वो बंगला है वो हमने खरीद लिया है, तो ये पूछना था कि वो बंगला कैसा है। आप तो यहाँ रहती हैं तो आपको तो सब पता होगा। निधि की बातें सुनकर पिंकी घबराने लगती है और उसे सेठ की बात भी याद आ जाती है। वो बंगला हम नहीं जानते ज्यादा कुछ उस बंगले के बारे में। आप किसी और से पता कर लीजिए। हाँ, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ पिंकी जल्दी चलो, फिर घर जाकर गंगा जल से नहाना भी होगा। निशा और पिंकी अपने पैरों की रफ्तार को तेज करती हैं और फटाफट वहां से निकल लेती हैं। अरे इनको क्या हो गया, बिना कुछ बताए इतनी जल्दी में चले गए। और ये गंगा जल से नहाने की क्यों बातें कर रहे थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी से कुछ मत पूछो। अब जितनी मुंह उतनी बात है। छोड़ो, चलो अपने आलीशान बंगले के अंदर चलते हैं, फिर पर्सनल टाइम भी तो स्पेंड करना है ना। तुम ही ना गौतम कहीं भी शुरू हो जाते हो। निधि और गौतम हंसते खेलते अपने खरीदे हुए बंगले के अंदर आते हैं, जहां वो आलीशान बंगला देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी निधि का पांव यामिनी चुड़ैल खींचकर सीधा फर्श पर पटक देती है। तेरी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी जो इंसानी मोहल्ले को छोड़कर इस चुड़ैल के भूतिया बंगले को खरीद कर तू यहाँ रहने आई है। तुझे लगता है कि तुझे यहाँ मैं रहने दूंगी? जिंदा चबा जाऊंगी मैं तुम दोनों को, जिंदा। संजना, रजिया, तान्या, ऐसी दर्दनाक मौत दो इन्हें, दोबारा इंसानी मोहल्ले का कोई एक शख्स भी इस चुड़ैल भूतिया बंगले के अंदर ना आ पाए। नहीं ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। मेरे बालों को मत नोचो, मुझे छोड़ दो। निशा और गौतम दोनों ही वहां खड़े चुड़ैलों से माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सभी चुड़ैल मिलकर निशा और गौतम को बुरी तरीके से मार कर खा जाते हैं और ये चीखने चिल्लाने की आवाज इंसानी मोहल्लों के घरों तक जा रही होती है। उस चुड़ैल भूतिया बंगले से कैसी दर्दनाक आवाजें आ रही हैं। लगता है कि उन चुड़ैलों ने मिलकर आज फिर उन दो निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया है। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, हे कृष्णा, हमारे इस इंसानी मोहल्ले के लोगों की रक्षा करना। पता नहीं कब तक ऐसे ही उस भूतिया चुड़ैल बंगले में निर्दोषों की मौत होती रहेगी। अब आए दिन ऐसे ही इंसानी मोहल्ले में उस भूतिया चुड़ैल बंगले से दर्दनाक चीखें सुनाई देती, निर्दोषों की वहां मौत हो जाया करती और कोई भी उस बंगले को खरीद नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ मोटा सेठ अपने घरों में नोटों की गड्डी गिनता हुआ कहता है, लगता है उन लोगों को भी उस बंगले में मौत हो गई। चलो बढ़िया है, पैसे के पैसे भी आ गए और बंगला भी नहीं बिका। अब कोई दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। इस बार मोटा सेठ उस बंगले को एक रवि नाम के मासूम लड़के को पागल बनाकर बेच देता है। रवि आसपास के लोगों से उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पूछता और सीधा बंगले के अंदर घुस जाता है।
बंगला अंदर से बहुत आलीशान होता है। रवि आलीशान बंगले के वॉशरूम में जाकर अपने मुंह को वॉश करता है कि तभी उस नलके से पानी की जगह खून आता देख वो घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आ, 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 खून 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 खून, ये किसका है? रवि भी घबराते हुए जैसे ही वॉशरूम से बाहर भागकर दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा जंजीरों से जकड़ जाता है। रवि जोर जोर से दरवाजे पर हाथ पटकता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहां पर सभी चुड़ैल इकट्ठा होती हैं और तेज तेज दहाड़ कर हंसने लगती हैं। क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुला? अब कभी खुलेगा भी नहीं। तू यहाँ आया तो अपनी मर्जी से था, पर जाएगा हमारी मर्जी से। मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मरना तो तुझे अब पड़ेगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए कुछ खाया नहीं था। अब तेरे शरीर के कच्चे मांस को खाकर तेरे शरीर का गरम गरम ताजा खून पी के मजा आ जाएगा। यामिनी, रजिया, संजना, तानिया मिलकर रवि को बड़ी बेरहमी से मारकर, काट कर उसके हाथ पैर को तोड़कर खा जाती हैं। इंसानी मोहल्ले में वो दर्दनाक चीखें पहुंच रही थी, जिन्हें सुन के इंसानी मोहल्ले के सभी लोग थर थर कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोटा सेठ, लगता है वो बंदा भी निपट गया। चलो अब कोई और ग्राहक ढूंढते हैं। ऐसे कई दिन गुजरते हैं और इस बार फिर मोटा सेठ के पास एक कस्टमर आता है और मोटा सेठ उस बंगले को रिधिमा और तनवर नाम के पति पत्नी को बेच देता है। रिधिमा और तनवर मोहल्ले की तरफ आते हैं। वहां वो कुछ लोगों से उस बंगले के बारे में पूछते हैं। सुनिए, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। वो जरा इस मोहल्ले के उस तरफ जो वो बंगला है, उस बंगले को मैंने खरीदा है, तो बस यही पूछना था कैसा है वो बंगला, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं? वैसे वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब ठीक तो है ना? मुझसे क्या पूछती हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, बाद में बातें करती हैं। इनको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों हड़बड़ाते यहाँ से चली गई? छोड़ो, चलो बंगले के अंदर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी भी हो रही है। रिधिमा और तनवर बंगले के अंदर आते हैं, जहाँ रिधिमा को कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। तंवर, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ नेगेटिविटी का आभास हो रहा है। रिधिमा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम तुमने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था, आप प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। चलो आराम करने चलते हैं। रिधिमा और तनवर कमरे की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी चारों चुड़ैल वहां पर आकर खड़ी हो जाती हैं और उनके ऊपर अटैक करना शुरू करती हैं। लेकिन तभी रिधिमा और तनवर के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र बनता है, जो उनकी शक्तियों से टकराकर वापस चला जाता है। ये लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। आखिर कौन है ये लोग जिन पर हमारी शक्तियों का असर नहीं हो रहा है? रिधिमा और तनवर बंगले के कमरे में जाकर अपने गले और हाथों में पहने हुए दिव्य ब्रेसलेट को उतारकर टेबल पर रखते हैं। ये घर तो खरीद लिया है हमने, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है रिधिमा, तुम शायद थोड़ा थक गई हो, चलो आराम कर लो। रिधिमा और तनवर बेडरूम में जाकर सोने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है, उनके शरीर से बेडशीट खींचने लगती है। कौन है यहाँ पर? अरे क्या हुआ, कहाँ कोई है? तनवर ऐसा पूछता ही है कि तभी सभी चुड़ैल तेज तेज हंसते हुए उनके बेड को उठाकर कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर पटकने लगते हैं और गोल गोल घुमाने लगते हैं। कौन है यहाँ पर? जय शिव शंभु शिव शंकर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। रिधिमा के मंत्र को सुनते ही चारों चुड़ैल साक्षात तनवर और रिधिमा के सामने आ जाती हैं। किससे पूछकर ये बंगला खरीदा तुमने? मार डालूंगी तुम दोनों को भी, मार डालूंगी। इतना कहते ही यामिनी रिधिमा के गले को पकड़कर मोड़ने लगती है। छोड़ दो मेरी पत्नी को, आखिर इसकी गलती क्या है? मारना चाहती हो तो मुझे ठीक है, मार दो, पर मरने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझ निर्दोष को क्यों मार रही हो? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? यह सुनते ही यामिनी रिधिमा की गर्दन को छोड़ देती है। क्या हुआ? मुझे छोड़ क्यों दिया? बताओ, आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? मैं करूंगी तुम्हारी मदद। सच में तुम मेरी मदद करोगी? मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की। बात ऐसी है, कई समय पहले तुम्हारी तरह हमने भी इस बंगले को रेंट पर लिया था। स्टूडेंट थी हम चारों लड़कियां और यहाँ अपनी स्टडी करने आई थी, पर उस रात कुछ शराबी जबरदस्ती इस बंगले के अंदर घुस गए और हमारे साथ घिनौनी हरकत की, जो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। और उसके बाद उन्होंने हमें गला घोट के मार दिया।
हम तो मर गई पर हमारी आत्मा यहाँ भटक रही है और वो दरिंदे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उन दरिंदों को सजा भी दिलवाऊंगी। क्या तुम ये सारा बयान अपने इंसानी रूप में आकर हमें दे सकती हो, ताकि मैं गवाही के तौर पर पुलिस को दे सकूं? रिधिमा की बातें मानकर यामिनी, संजना, रजिया, तानिया अपने इंसानी रूप में आकर सारी बातें रिधिमा से कहते हैं। रिधिमा सभी बातों को एक वीडियो प्लेयर में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस में कंप्लेन करती है, जिसके बाद पुलिस उन दरिंदों को फांसी की सजा दे देती है। अब तो आप लोग खुश हैं ना, क्योंकि जिन दरिंदों ने आपके साथ यह घिनौनी हरकत की उन्हें फांसी की सजा हो गई, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। हाँ, और अब मैं आप चारों से ये निवेदन करती हूँ कि आप भी अब अपनी दुनिया में लौट जाएं। ये इंसानों की दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। रिधिमा उन चुड़ैलों के गुनहगार को सजा दिलवाती है। इसके बाद उन चुड़ैलों का बदला भी पूरा हो जाता है और वो अपनी दुनिया में लौट जाती है। रिधिमा और तनवर उस बंगले की पूजा करवाते हैं और इंसानी मोहल्ले के लोग भी अब उस बंगले के आसपास से गुजरने लगते हैं और उनका भय भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इस बार मोहल्ले से कुछ सुनने को नहीं मिला। लगता है इस बार मेरा वो बंगला हमेशा के लिए बिक गया। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। पसीने में भीगी गरीब बहू संगीता चूल्हे पर खाना बना रही होती है। ओहो हो कौशल्या, आज तो कल से भी ज्यादा भयंकर वाली गर्मी है। ओहो हो। हाँ जी, हम तो फिर भी पंखे में राहत में बैठे हैं। बेचारी संगीता बहू भट्टी की जितनी सुलगते चूल्हे पर खाना बना रही है। बस आज श्याम खुशखबरी लेके लौटे। तभी मुरझाई शक्ल लिए श्याम आता है। अजी आ गए आप? क्या हुआ, हमारे नए गैस चूल्हे का कनेक्शन पास हो गया ना? नहीं संगीता, दफ्तर वालों ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। क्या हमारे परिवार के नाम से गैस चूल्हा पास नहीं होगा? ये सुनते ही बेचारी गरीब बहू के संग संग पूरा परिवार दुखी हो जाता है। जहाँ देखो वहाँ घूसखोर भर गए हैं। सरकार गरीब के नाम से बतेरे योजना निकालती है, लेकिन लाभ उन तक पहुँचता ही नहीं। मुझे तो इस बात का पछतावा हो रहा है। इतने दिन तक काम की छुट्टी मारकर मैंने दफ्तर में भागा दौड़ी की, कोई फायदा भी नहीं हुआ। मालिक भी दिहाड़ी काट कर देगा पैसे। जहाँ लाखों जतन करके भी गरीब परिवार में चूल्हा नहीं आ पाता, वहीं पड़ोस में हाँ, जब से मैंने किचन में एसी लगवाया है, क्या बढ़िया कूलिंग बनी रहती है और कुकिंग करने में भी मजा आ जाता है। देख लो बहन, देवरानी ने मॉड्यूलर किचन बनवा ली और जेठानी बेचारी आज भी मिट्टी के चूल्हे वाले रसोड़े में खाना पकाती है गर्मी में। अब वही तो बहन, कल तक कौशल्या बहन के परिवार की सम्मति की मिसालें देते नहीं थकते थे। उस घर में 2 जगह चूल्हा जल रहा है। आखिरकार क्यों सगी देवरानी जेठानी होकर भी रसोई बटी हुई है। जेठानी के पास मिट्टी का चूल्हा, खाना बनाने के लिए 2-4 बर्तन मौजूद थे। वह देवरानी के मॉड्यूलर किचन में फर्स्ट क्लास एसी, 5 बर्नर वाला चूल्हा, हॉकिंस का प्रेशर कुकर, मसाला मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, धुएं, चिमनी, सारे उपकरण लगे थे। इस भेदभाव की जड़ की शुरुआत को समझने के लिए पिछले भाग में देखते हैं, जहां भीषण गर्मी में भोर की पहली किरण के साथ बहू नहा धोकर रसोई में आती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय चढ़ा देती हूँ, फटाफट से सब्जी काट कर आटा गूंथ लेती हूँ। कुछ देर बाद, माँ जी ये लीजिए आपकी मनपसंद तुलसी अश्वगंधा वाली चाय। बाबूजी ये रही आपकी तेज दूध पत्ती वाली फीकी चाय। धन्यवाद बहू, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू उतारी है हमने कौशल्या। हाँ जी, सबके बाद देर से होती है और सुबह के 6 बजे तक चाय हाजिर कर देती है। श्याम जी आपका टिफिन तैयार हो गया, उठ जाइए। लाडले देवर जी, नहीं तो बाद में मुझे कहेंगे लेट हो गया। नहाने के लिए पानी रख दिया है, कपड़े भी निकाल दिया है। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी माँ, पता नहीं आप इतना मेहनत कैसे कर लेती हो। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। संगीता बहू, अब मैं तेरे देवर के लिए देवरानी चुनने का भार तुझको सौंपती हूँ। ऐसी लड़की लाना जो इस परिवार को सम्मति से जोड़ कर रखे। माँ जी, ऋषभ भैया एक लड़की को पसंद करते हैं, दोनों खुश रहेंगे, मुझे भी छोटी बहन मिल जाएगी। अच्छा, जैसा तुझे ठीक लगे बहू। कुछ दिन में संगीता अपने देवर की शादी करिश्मा से करवा कर देवरानी बनाकर ले आती है। मगर संगीता जितनी सीधी सरल थी, करिश्मा बड़े घर से होने के चलते बदतमीज, बिगड़ैल, अकड़ू थी। करिश्मा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। ईयू, तो ये है ऋषभ की भाभी, जिसके ये राग जपता है। 3rd क्लास लेडी। हाँ, 4 दिन नहीं लगेंगे मुझे ऋषभ को अपनी मुट्ठी में करने में।
इसी तरह अगले दिन पहली रसोई की रस्म आती है, जहां जेठानी को गोबर से रसोई लीपिए देखकर नाक चढ़ाते हुए। ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? देवरानी जी, गाय के गोबर से रसोई लीप रही हूँ इसलिए महक आ रही है। अब जल्दी से तुम सूजी का हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर लो। इस मिट्टी के चूल्हे पर मुझसे खाना नहीं बनेगा, मुझे गैस चूल्हा चाहिए। करिश्मा बहू, अभी हाथ तंग है, 1-2 हफ्ते में नया चूल्हा आ जाएगा, अभी रस्म कर लो। ओके फाइन। करिश्मा किलस कर खाना बनाना चालू करती है। हे भगवान, इतनी तगड़ी गर्मी में पूरी तल कर पसीने से मेरा मेकअप धुल गया, धुएं में मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर भी डल हो गया। तभी नंदू पीहू परात में से पूरी उठा लेते हैं। चल पीहू, मजे से पंखे में बैठकर पूरी खाएंगे। नंदू, पीहू, चलो रखो पूरी वापस, बाद में खाना, दफा हो जाओ यहाँ से। भूखे नंगे गरीब की औलाद, हलवाई समझ कर रख लिया है। हाँ। दोनों बच्चे रोते हुए जाकर कौशल्या को सब बता देते हैं। दादी, चाची ने मुझे पूरी छीन लिया और डांट रही थी। ये सुनकर कौशल्या भड़कते हुए आती है। अरे नहीं दुल्हन, पकवान खाने पीने के लिए बनते हैं, क्यों नहीं दिया इन्हें? मम्मी जी, कचौरी एकदम गरम गरम थी तो मुझे लगा हाथ ना जल जाए। कितने चुगलखोर हैं जेठानी के बच्चे। करिश्मा पसीने से लाल पीली होकर सबको परोस कर खिलाती है। 2-4 दिनों बाद ऋषभ नया गैस चूल्हा ले आता है। लीजिए संगीता भाभी, करिश्मा, अब आप दोनों इस पर खाना बना लीजिए। तभी जलते हुए करिश्मा रसोई के बंटवारे की बात रखती है। जेठानी जी, ये गैस चूल्हा मैंने अपने इस्तेमाल के लिए मंगवाया है, क्योंकि मैं अपने और अपने पति का खाना पीना अलग बनाऊंगी। आप लोग अपना देख लीजिए। ऐसा भी क्या हो गया करिश्मा, मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो बताओ। आप लोगों का इमोशनल मेलोड्रामा देखकर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ऋषभ, मैंने ऑलरेडी बगल वाले खाली मकान का किराया एडवांस में दे दिया, अब चलो यहाँ से। कंजूस देवरानी अपने पति का खरीद कर लाया नया गैस चूल्हा और सब सामान ले जाती है अगले दिन। यार, ये किचन देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, इसे मैं अपने हिसाब से रेनोवेट करवाऊंगी। देवरानी काफी खर्चा लगाकर रसोई में सारे उपकरण खरीदती है, चिमनी, एसी सब सेट करवाती है। वहीं बढ़ती गर्मी में बेचारी जेठानी को खाना बनाने में काफी जतन करना पड़ता है। छी छी छी, माँ तुमने कैसी खट्टी सी दाल बनाई है? दाल खराब हो गई है संगीता, हटा दो उसे। पर ऐसा कैसे हो गया जी, मैंने सांझ को बनाया था। अरे बहू, कितनी बार कहा है तुझे, गर्मी का मौसम चल रहा है, दिन दहाड़े खाना बनाकर मत रख दिया कर, थोड़ा लेट सफेद बनाया कर ताकि ताज़ा रहेगा। खिसिया कर ससुर बहू को खरी खोटी सुना देता है। वहीं कहर बरसाती गर्मी में जेठानी डेली जंगल से लकड़ी काट कर लाती, उपले बनाती है, ऐसे में खाना भी अक्सर खराब हो जाता। वहीं देवरानी एसी की ठंडी हवा में ठाठ से खाना बनाती है। माँ जी, बाबूजी, आज खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, आज खाना रहने दे, सबके लिए सत्तू खोल दे। फिर संगीता सबको मटके के पानी में सत्तू बनाकर देती है। वहीं देवरानी, ऋषभ आ जाओ, डिनर इज रेडी। आज क्या क्या बनाया है आपने खाने में? आज मैंने यमी यमी फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। बस खाली यही? मुझे लगा तुमने किचन में इतना टाइम लगाया तो पनीर की भुर्जी, पराठे, ये सब कुछ बना रही होगी। खैर कोई नहीं। सॉरी बेबी, वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा मैसी खाना खाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने कस्टर्ड बना दिया। मगर मैं सुबह तुम्हारे लिए पनीर की भुर्जी, पराठे बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ऋषभ दिल उदास करके खा लेता है कि अगले दिन, शिट यार, आज भी जल्दी नींद नहीं खुली, सॉरी ऋषभ। इसमें कौन सी नई बात है करिश्मा, तुम्हारे होते हुए भी मुझे होटल का खाना खाना पड़ता है। खैर शाम को मेरे बॉस और उनकी बीवी हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं, मेरे प्रमोशन का सवाल है, तो प्लीज़ आज खाना बना लेना। चिंता मत करो, तुम देखना, शाम को मैं ऐसा डिनर बनाऊंगी कि तुम्हारे ऑफिस वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऋषभ जैसे ही घर से निकलता है कि तभी, ये लीजिए ऋषभ भैया, आपके लिए लंच पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी। ऋषभ दिल भारी करके चला जाता है। वहीं देवरानी चिढ़ जाती है। वहीं 5-5 बर्नर वाला चूल्हा होने के बाद भी देवरानी सब्जियों का सलाद बनाकर परोसती है। ठंडा ठंडा वेजिटेबल सैलेड हाजिर है, प्लीज खाइए। ब्रोकली, स्पेनिश चुकंदर, कुकम्बर, सब कुछ मिक्सअप है। व्हाट द हेल ऋषभ, यही डिनर का अरेंजमेंट करवाया तुमने? दिस इज रिडिकुलस। चलो सुषमा। चलिए जी। तभी पसीने में तर जेठानी अपना खाना परोसती है। सर, मैम प्लीज़ बैठ जाइए, वो दरअसल मुझे ही खाना बनाने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने देवरानी जी को कहा था सलाद परोसने को। संगीता के सजाए खाने में तरह तरह के पकवान, सब्जी, बूंदी का रायता, चने का सत्तू, शिकंजी, सब कुछ था, जिससे बात संभल जाती है। सबके जाने के बाद, देखा करिश्मा,
भाभी ने मिट्टी के चूल्हे पर भी इतना सब कुछ बना लिया और तुम 5 बर्नर वाले चूल्हे पर भी कुछ नहीं बना पाई। जिसका मन होता है वही आदर भाव करता है। करिश्मा और ज्यादा चिढ़ जाती है और अगले दिन, अच्छा हुआ आज मैंने दोपहर में ही सारा खाना बना लिया, चिमनी जला देती हूँ, धुआं पास हो जाएगा। देवरानी जी बाहर तो आइए। ये गरीब जेठानी फिर आ गई मुंह उठाकर। पैर पटकते हुए करिश्मा जैसे ही किचन से निकलती है, चिमनी उपकरण गर्म होने के चलते ब्लास्ट हो जाता है। तुम ठीक तो हो करिश्मा? भगवान का शुक्र है, मैं तो तुम्हें घर में नया चूल्हा गैस खरीद कर आया है, इसलिए लड्डू खिलाने आई थी। जेठानी करिश्मा को अपने घर ले आती है और उन्हें खाना बनाकर खिलाती है, जिससे करिश्मा का घमंड चूर चूर हो जाता है। चिंता मत करो करिश्मा, जब तक तुम्हारा किचन ठीक नहीं होता तुम्हारा देवर जी का खाना मैं यहीं बना लूंगी। दीदी मुझे अलग खाना नहीं बनाना। क्या हम देवरानी जेठानी पहले की तरह मिलजुल कर एक साथ एक रसोई में खाना नहीं बना सकते? करिश्मा के फैसले के बाद फिर से पूरे परिवार का खाना एक में बनने लगता है। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।